नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो उषा मेहता ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कौन है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कौन है? तो दक्षिण अमेरिका का जो प्रवेश द्वार है वो कौन है? वो वेनेजुएला है। कौन सा है? जैसे कि एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहते हैं, उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका महादेश का जो प्रवेश द्वार है वो वेनेजुएला है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है और वेनेजुएला में कौन सी मुद्रा चलती है? बोलीवर मुद्रा चलती है। बोलीवर मुद्रा चलती है। और वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज बोलते हैं। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है एंजिल जलप्रपात जिसको बोलते हैं, एंजिल झरना जो है कहाँ पर है? कैरो नदी पर है। कहाँ पर है? कैरो नदी पर है, जो कि 900 कितना है? 79 मीटर है। 979 मीटर है ये। और कहाँ पर पड़ता है? कैरो नदी पर पड़ता है एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में ही स्थित है। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आटाकामा मरुस्थल में किसका भंडार है? आटाकामा मरुस्थल में किसका भंडार है? तो आटाकामा मरुस्थल जो है ये उत्तरी चिली में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है? उत्तरी चिली में पड़ता है। और ये दक्षिण अमेरिका महादेश का ये भाग है। किसका है? दक्षिण अमेरिका महादेश का ये भाग है। ध्यान में देखिएगा। तो आटाकामा मरुस्थल जो है उसमें नाइट्रेट का भंडार है। किसका भंडार है? नाइट्रेट का भंडार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रेट का भंडार जो है यहाँ पर कहता है कि आटाकामा मरुस्थल में वर्षा नहीं के बराबर होता है, वर्षा नहीं होता है, जो कि नाइट्रेट भंडार के लिए ये वरदान सिद्ध हुआ है। नाइट्रेट के भंडार के लिए क्या हुआ है? वरदान सिद्ध हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कि वर्षा ना होना भी कितनी इंपॉर्टेंस है। और आप पढ़े होंगे कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान जो है, सबसे शुष्क जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? तो अरिका है। कौन सा स्थान है? अरिका है, जो कि कहाँ पड़ता है? ये आटाकामा मरुस्थल में ही स्थित है। ये अरिका कहाँ है? आटाकामा मरुस्थल में है, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन के बारे में हम लोग को चर्चा करना पड़ेगा। मध्य चिली में जाड़ों में भी वर्षा होती है। एकदम बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। मध्य चिली में जो है क्या होता है? जाड़ों में भी वर्षा होती है। विश्व में कहवा का पात्र जो है वो ब्राजील है। बिल्कुल, ब्राजील जो है विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील को कहते हैं। क्लियर। तीसरा ऑप्शन है, विश्व में कहवा की मंडी साओ पालो है। बिल्कुल, ये साओ पालो जो है विश्व में कहवा की मंडी के नाम से जाना जाता है। ये उपर्युक्त तीनों कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्य है। उपर्युक्त सभी कथन क्या है?
सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी का फिरोजाबाद जिला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? यूपी का जो फिरोजाबाद जिला है किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? देखिए कहता है कि कौन सा प्रधानमंत्री जो था वो एक भी दिन संसद नहीं गए थे। तो कौन थे? ये चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। ऑप्शन ए हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, जिनका कार्यकाल 5.5 महीना का रहा था। लगभग कितने का रहा था? 5.5 महीना के लगभग रहा था। और 79 से 80 ईस्वी में ये 5.5 महीना का कार्यकाल इन्होंने संभाले थे, जो कि एक भी दिन संसद नहीं गए। जबकि मोरारजी देसाई जो थे पहले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए। मोरारजी देसाई क्या हुए? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री भी कहलाए। जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री भी कहलाए। और इनका कार्यकाल जो था वो 77 से 79 तक रहा था। इनका कार्यकाल 77 से 79 तक इनका कार्यकाल रहा था। मोरारजी देसाई का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे ये। और सबसे छोटा कार्यकाल अगर प्रधानमंत्री का पूछ लिया जाए तो किनका था? अटल बिहारी वाजपेयी का था, जिन्होंने 13 दिन मात्र जो है प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। कितने दिन रहे थे? 13 दिन मात्र प्रधानमंत्री बने। और वो 1996 ईस्वी में पहली बार प्रधानमंत्री जब बने थे तो 13 दिन के लिए बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर? जो कि सबसे कम समय के लिए बने थे। और सबसे कम उम्र के लिए अगर पूछ दिएगा कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बना है तो राजीव गांधी हो जाता है। जबकि इंदिरा गांधी के जब हत्या हुई थी तो उस समय जो है क्या हुआ था? राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना था और फुल बहुमत से बना था। 1984 ईस्वी से 1989 ईस्वी तक रहा था वो। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी कौन सा अनुच्छेद है? देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद जो होता है ये एक दूसरे से बातचीत करते हैं और सलाह मशवरा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें जो होता है इन सभी को जो जोड़ता है तो कौन सा जोड़ता है? अनुच्छेद 78 जोड़ देता है। कौन जोड़ता है? संवाद की कड़ी जो होता है वो अनुच्छेद 78 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र का पीएम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन। अभी जस्ट हम इसका जिक्र कर रहे थे कि सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री कौन बना, तो राजीव गांधी बना था। हम जस्ट ऊपर अभी बता रहे थे इसके बारे में कि सबसे कम उम्र का जो प्रधानमंत्री बना वो राजीव गांधी बना था। तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी हो जाएगा। कब से कब तक? 1984 में बना था ये और 89 ईस्वी तक रहा था। पूर्ण काल के लिए फुल बहुमत की सरकार थी ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका की समस्त सत्ता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? कार्यपालिका की समस्त सत्ता जो होती है किसमें निहित होती है? तो मंत्री परिषद में होता है। कार्यपालिका का समस्त सत्ता किसमें निहित होता है? मंत्री परिषद में होता है। जबकि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर
कितने दिनों तक रह सकता है? भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी सदन का अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह तक जो है वो मंत्री पद पर रह सकता है। लेकिन 6 माह के अंदर इसको क्या करना रहता है? किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना रहता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अगर राज्य हो तो विधानसभा हो या तो विधान परिषद हो। तो समझ में आ गया होगा। नहीं तो स्वतः ही इनकी मंत्री पद क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री के बारे में चर्चा कर लिया है। ये आर.के. शनमुखम शेट्टी थे। कौन थे? आर.के. शनमुखम शेट्टी थे, जो कि 1947 ईस्वी से 1947 से कब तक? 49 तक। कब से कब तक? 1947 से 1949 तक जो है प्रथम वित्त मंत्री ये बने थे, आर.के. शनमुखम शेट्टी। भारत का प्रथम महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये कार्यकाल जो थे 2019 से अभी तक है। निर्मला सीतारमण जो थे अभी बने हुए हैं, वो प्रथम क्या है? महिला वित्त मंत्री है, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है ये। क्लियर? क्योंकि 5 साल से ये काम कर रही है। हालांकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए अतिरिक्त भार, जो पदभार वित्त मंत्री का ले रखी थी, और 1 साल तक वो वित्त मंत्री पद पर बनी रही। और उन्होंने एक बजट भी पेश किया था। कब? 1970 ईस्वी में। 1969 से 70 तक जो है उन्होंने 1 साल के लिए क्या किया था? वित्त मंत्री का पदभार भी संभाली थी और एक बार बजट भी पेश की थी। 28 फरवरी 1970 ईस्वी को इंदिरा गांधी 28 फरवरी 1970 ईस्वी को एक बार बजट भी पेश कर चुकी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम और चेनाब नदियों के बीच, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। झेलम और चेनाब नदियों के बीच के राज्य का शासक कौन था? तो झेलम और चेनाब के बीच जो राज्य था उसका शासक राजा पोरस थे। राजा पोरस थे। राजा पोरस का युद्ध किसके साथ हुआ था? सिकंदर के सेना के साथ हुआ था। और सिकंदर की सेना जो है यहाँ से क्या हुए थे? इसी युद्ध को हाइडेस्पिज या झेलम नदी का युद्ध कहा गया था। झेलम नदी पर क्या हुआ था? युद्ध किया था। और सिकंदर की सेना जो है यहीं से क्या हुए थे? चेनाब नदी को पार करने से यहीं से अब यहाँ रिटर्न हो गए थे। सिकंदर की सेना क्या हुआ? यहीं से रिटर्न हुआ था। इसीलिए कहा भी गया है कि सिकंदर जो है पूरे विश्व को जीत चुका था, लेकिन भारत ही एक ऐसा राष्ट्र रहा जिसको जीता नहीं जा सका था। तो उसका जो मुख्य कारण था वो राजा पोरस ही थे। क्लियर? जिन्होंने झेलम और चेनाब की नदियों के बीच का राज्य का शासन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर एक ब्यास नदी भी पड़ता है, और ब्यास नदी को पार करने से वो बिल्कुल उनकी सेना जो है ना मना कर दिया था और वहीं से रिटर्न हो गया था। क्लियर? जिला स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या था? अवरोही क्रम बोल रहा है दोस्तों, अवरोही और आरोही। आरोही मीन्स होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही मीन्स होता है घटते हुए क्रम। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। आरोही मीन्स बढ़ते हुए क्रम, जैसे मान लिया जाए 1 है, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, इसको आरोही क्रम बोलते हैं। अवरोही मीन्स क्या होता है? 3 हुआ, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, अर्थात
ऊपर से नीचे की ओर आना, उसको अवरोही क्रम बोलते हैं। तो ऊपर में कौन था, जिला स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही क्रम पूछ रहा है। तो ऊपर में जो था वो कौन था, सबसे ऊपर तो प्रादेशिका था। कौन था, प्रादेशिका। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। और प्रादेशिका के नीचे जो था वो कौन था, राजुका था। प्रादेशिका के नीचे राजुका, यहाँ प्रादेशिका होगा, आप लोग कर लीजिएगा सही, आकर छूट गया है दोस्तों। तो प्रादेशिका, और उसके बाद राजुका, उसके बाद युक्ता, यहाँ भी छूट गया है, इसलिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। प्रादेशिका, राजुका, उसके बाद युक्ता। तो अवरोही क्रम हो गया ये, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। प्रादेशिका पहले क्या होगा, प्रादेशिका हो जाएगा। उसके नीचे कौन था, राजुका। उनके नीचे कौन था, युक्ता। कौन था, युक्ता था। क्लियर। तो इस तरह से अवरोही क्रम में हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी द्वारा कौन सा कर प्रारंभ नहीं किया गया था। शिवाजी द्वारा कौन सा कर प्रारंभ नहीं किया गया था। तो शिवाजी जो थे वो कौन सा कर प्रारंभ नहीं किए थे। तो सभी देख लेते हैं। चौथ कर, चौथ कर के बारे में देखते हैं कि चौथ कर जो था ये शिवाजी के द्वारा ही लगाया गया था। और मराठा साम्राज्य में जितनी भी बस्तियां था, जितने भी लोग थे, सभी से ये क्या करते थे, वसूला जाता था सुरक्षा के नाम पर, कि भाई हम आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमारी सेना जो है आपके लिए सुरक्षा के लिए कवच का काम करती है, तो आपको 1/4 भाग जो है आपको कर के रूप में देना होगा। ये चौथ कर थे जो शिवाजी प्रारंभ किए थे। क्लियर। सर देशमुख कर दूसरा क्या है, सर देशमुख कर है। तो सर देशमुख कर जो था ये भी जो है शिवाजी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। ये कर जो थे सर देशमुख कर, ये मराठा साम्राज्य के बाहर जो कर लगाया गया था। जैसे मराठा साम्राज्य जो है किसी दूसरे राज्य को अगर सुरक्षा प्रदान करता था तो उससे जो कर प्राप्त होता था उसको सर देशमुख कर कहा गया है। उसको सर देशमुख कर कहा गया है। उससे 10% जो है कर के रूप में वसूलता था। अगर आपके पास 100 रुपया है तो 10 रुपया जो है मराठा साम्राज्य में देना रहता था। ये कौन था, राज्य के बाहर वाले जो राज्य थे, दूसरे राज्य से ये वसूला करते थे सर देशमुख कर। क्लियर। तीसरा है तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ यात्रा कर जो है ये शिवाजी के द्वारा चलाया नहीं गया था। तो यही कहता कौन सा चलाया नहीं गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसलिए नहीं चलाया गया था क्योंकि तीर्थ यात्रा कर जो है मुगल शासकों द्वारा लगाया गया था। तीर्थ यात्रा कर कौन लगाया था, मुगल शासकों द्वारा लगाया गया था। हिंदुओं पर लगाया गया कर था। ये तीर्थ यात्रा कर हिंदुओं पर लगाया गया कर था। क्लियर, समझ में आ गया होगा, जो कि मुगल शासकों द्वारा लगाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में परगना नामक एक प्रशासनिक इकाई का नेतृत्व कौन करता है। दिल्ली सल्तनत में परगना नामक एक प्रशासनिक इकाई का नेतृत्व कौन करता है। तो परगना का जो प्रशासनिक इकाई होता है वो आमिल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, आमिल। क्या हो जाएगा, आमिल हो जाएगा। और आमिल, इसके बारे में हम थोड़ा अब चर्चा करते हैं। आमिल तो प्रांतों को, पहले जो है प्रांत हुआ था, प्रांत को सिख में विभाजित किया था। दिल्ली सल्तनत में क्या था, प्रांत को जो है ना सिख में विभाजित किया था, जिसका जो मुखिया होता था वो सिकदार कहलाता था। प्रांतों को कई सिख में बांट दिया गया था और सिख का जो मुखिया होता था उसको सिकदार बोलते थे।
और सिख के बाद जो है परगना में विभक्त था। सिख के बाद सिख को जो है कई परगना में विभक्त कर दिया था, और परगना का जो मुखिया होता था उसको हम लोग आमिल बोलते थे। अब समझ में आ गया होगा। तो क्या बोले हम कि प्रांत हुआ था, सबसे पहले प्रांत होता था, और प्रांत को कई सिख में बांट दिया गया था, और सिख का जो मुखिया होते थे उसको सिकदार बोलते थे दिल्ली सल्तनत काल में। और सिख को जो है कई परगना में बांट दिया गया था, सिख को कई परगना में विभाजित किया था, और उस परगना का जो मालिक होता था, मुखिया होता था, उसको आमिल बोलते थे। तो यही बोल रहा है कि परगना नामक एक प्रशासनिक इकाई का नेतृत्व कौन करता था? तो आमिल करता था। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। और ये परगना जो थे कई गांवों में को मिला करके परगना बनाया जाता था। क्लियर। तो जिसके मुखिया कौन थे? आमिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में जिंदा पीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मुगल काल में जिंदा पीर या जीवित संत किसे कहा गया है? जिंदा पीर या जीवित संत जो है औरंगजेब को कहा गया है। जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब अपने दरबार में शराब पीने और गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब जो है अपने दरबार में क्या किए थे? शराब पीना मना कर दिया था, और गाना बजाना जो है वो मना कर दिया था। ये सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, ये जो है सादा जीवन व्यतीत करने वाले थे, और उच्च स्तरीय सोच रखने वाला ये शासक थे। और उच्च स्तरीय और सरल जीवन व्यतीत करने के कारण ही इसे जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से जाना गया है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लंदन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1930 ईस्वी से 1931 में हुआ था। 12 नवंबर को ये प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 में प्रारंभ हुआ था, और 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला था। ये पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब से कब तक? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला था, जिसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता किया था। तो क्लियर। रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे ये लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। किसके थे? लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटेन लंदन में जो था 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों का जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल थे ये रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो इसकी स्थापना हुआ था किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो ऑप्शन नहीं दिख रहा दोस्तों, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 1964 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक था वो MS स्वामीनाथन को कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि विश्व में हरित क्रांति की जनक के रूप में जाना जाएगा तो नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग को, नॉर्मन होगा यहाँ पर, ध्यान नोट डाल लीजिएगा। नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हरित क्रांति का जन्म दिया था
और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसको कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विथ यू ऑल द वे, विथ यू ऑल द वे किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है? बैंक का विज्ञापन पंक्ति पूछ लिया है। देखिएगा, बैंक के पास जाइएगा तो लिखता है विथ यू ऑल द वे, यानी कि हर मोड़ पर आपके साथ हैं हम। तो किस बैंक का ये विज्ञापन पंक्ति है? तो कौन सा बैंक का है? SBI बैंक का है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये किसका है? SBI का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष का समय क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष का जो समय है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। ये वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है ये वित्तीय वर्ष है। जबकि 1 जुलाई से 30 जून जो है, 1 जुलाई से 30 जून जो है, ये RBI का क्या है? ये RBI का लेखा वर्ष है। 1 जुलाई से 30 जून तक क्या है? ये RBI का लेखा वर्ष अगर पूछ ले तो 1 जुलाई से 30 जून तक होगा। और भारत में वित्तीय वर्ष का अगर समय पूछ ले तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजन डाल देता है क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये का प्रतीक चिन्ह, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुपये का प्रतीक चिन्ह रुपीज जो है किसने दिया है? ये 8 प्रकार का जो रुपीज होता है ये किसने दिया है? ये उदय कुमार दिया है। कौन दिया है? उदय कुमार। ऑप्शन सी हो जाएगा। उदय कुमार जो थे IIT मुंबई के छात्र थे। ये किसके छात्र थे? IIT मुंबई के छात्र थे। इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह को अपनाने वाला भारत जो है विश्व का 5वां देश बन गया है। इस प्रकार का जो प्रतीक चिन्ह जो अपनाया है भारत जो है विश्व का 5वां देश बन गया है। जैसे कि डॉलर, अमेरिकी डॉलर जो है ये पहला स्थान पर, दूसरे स्थान पर ब्रिटिश पाउंड स्टार्लिंग जो है, ब्रिटिश पाउंड स्टार्लिंग आप देखिएगा पिक्चर में इस तरह का बना हुआ रहता है, इसको स्टार्लिंग बोलते हैं। जापानी येन देखिएगा इस तरह से बना हुआ रहता है, ये जापानी येन हो गया। और यूरोपीय यूरो जो है इस तरह का बना हुआ रहता है। तो ये 4 प्रकार के बाद 5वां जो है हमारा रुपया है, इस प्रकार से बनता है। तो ये विश्व का 5वां देश बन गया है। क्लियर? ये हो गया डॉलर हो गया, ये हो गया स्टार्लिंग हो गया, पाउंड जिसको बोलते हैं, और ये येन हो गया, और ये हो गया यूरो हो गया, ये भारतीय रुपया हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो RBI के प्रथम गवर्नर जो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। इनका कार्यकाल जो थे 1935 ईस्वी में, कब थे? 1935 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था, सर ऑसबोर्न स्मिथ का कार्यकाल। और RBI का जो गठन हुआ था हिल्टन आयोग के संतुति पर हुआ था। हिल्टन आयोग इसका सिफारिश किया था और RBI का गठन हुआ था। क्लियर? कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। CD देशमुख के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। CD देशमुख जो थे वो प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI गवर्नर थे। प्रथम भारतीय गवर्नर अगर पूछ लिया जाए तो CD देशमुख थे, और स्वतंत्र भारत का प्रथम RBI गवर्नर अगर पूछ लेगा तो कौन हो जाएगा? CD देशमुख हो जाएगा। और RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, CD देशमुख के कार्यकाल में हुआ था। इसलिए ये क्वेश्चन जो है CD देशमुख बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। CD देशमुख जो थे जिनका कार्यकाल 1943 से 1949 ईस्वी तक रहा था। इनका कार्यकाल कितना से कितना तक था? 1943 से 1949 ईस्वी तक रहा था, और इन्हीं के कार्यकाल में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
जबकि हम एल के झा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हुआ था, सबसे बड़ा बड़ा जो बैंक था उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। जैसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, कब? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वो एल के झा ही थे। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।